जहाँ न पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे बैलगाड़ी, और जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। इंडिया की एक छोटी सी जगह मारवाड़ से निकलकर आने वाले मारवाड़ीज आज के टाइम में ये इंडिया की मैक्सिमम जगहों पर रूल करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को आप देख लो, उसके टॉप पर आपको मारवाड़ी कम्युनिटी ज़रूर देखने मिलेगी। रेमंड, विप्रो, बिरला, टाइम्स ग्रुप, एसटी मीडिया, अंबुजा सीमेंट्स, इन सारी जाइंट कंपनीज के फाउंडर्स भी मारवाड़ी ही हैं। और ये तो फिर भी पुराने एग्जाम्पल्स हैं। अगर आज के टाइम की बात करें तो ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, बजाज ऑटो के फाउंडर राजीव बजाज, ओला कैब्स के फाउंडर भावेश अग्रवाल और जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल, ये भी मारवाड़ी हैं। सिंपल बोली बोलने वाले, सिंपल कपड़े पहनने वाले, इन मारवाड़ियों के पास इंडिया की 40 से 45% वेल्थ है। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि मारवाड़ी लोग किसी बड़े बैकग्राउंड से आते हैं, बल्कि ये तो गल्ले पे बैठकर सिर्फ अपनी दुकान चलाने वालों में से थे। बड़ी इंडस्ट्री में इन लोगों ने थोड़ी देर से कदम रखा, लेकिन अपने व्यापार के हुनर से इन्होंने खुद को बहुत जल्दी आगे निकाल लिया। तो सवाल ये है कि आखिर इनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं कि ये जिस भी काम को पकड़ते हैं उसके बादशाह बन जाते हैं। अब सवाल है तो जवाब भी आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपको मारवाड़ी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इन सीक्रेट्स को चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करो या बिजनेस में, आपको दोनों में ही बहुत फायदा मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। ओवरकमिंग ऑल द चैलेंजेस। जिस एज में एक आम आदमी अपने बिस्तर पर बैठकर अपने आखिरी दिन गिन रहा होता है, उस एज में यानी 92 साल की उम्र में वेणुगोपाल बांगुर फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ये अपने सीमेंट बिजनेस को इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बिजनेस बनाकर एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। वैसे तो इनकी शुरुआत इनके दादाजी ने ही कर दी थी, जब साल 1989 में उन्होंने बांगुर ग्रुप को स्टार्ट किया। फिर साल 1991 में जब इस ग्रुप को 5 डिविजन्स में बांट दिया गया, तो सीमेंट सेक्टर को उस टाइम वेणुगोपाल के हाथ में सौंपा गया। यहाँ उनको 65% ऑनरशिप के साथ कंपनी के चेयरमैन का पद मिला। उस टाइम जब इनके हाथ में ये बिजनेस आया तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा लोन पड़ा हुआ था। कोई रास्ता न निकलने की वजह से ये कंपनी बेचने तक की नौबत आ गई। जब उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो सबने मिलकर फैसला किया कि कंपनी को 50-50 शेयर में फ्रांस की एक कंपनी को बेच दिया जाए। बेचने का फैसला एकदम पक्का हो गया। अगले दिन बस पेपर पर साइन होना बाकी था। पर आखिर मोमेंट पर गोपाल जी के मन में कुछ सोचा और उन्होंने ये पूरा प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि बातों बातों में गोपाल जी को कुछ ऐसा पता चल गया था जो पहले माइंड में आया ही नहीं था उनके। यह आइडिया उनकी कॉस्ट को बहुत कम कर सकता था, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था। लेकिन एक मारवाड़ी की यही खासियत होती है कि वो कभी रिस्क लेने से नहीं डरता। उन्होंने अंबानी के जामनगर रिफाइनरी से कोक मंगवाना शुरू कर दिया। कोक में बता दूं, कोल का बाय प्रोडक्ट होता है। ये वो है जो कोल मैन्युफैक्चरिंग के बाद कचरे के रूप में निकलता है। कोल से सीमेंट बनाने पर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा था, तो गोपाल जी ने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। शुरुआत में ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसकी, बट जितनी भी थी वो उसको लेकर लग गए काम पे, जिससे उनको इस काम के दौरान ही सारी जानकारी मिल गई। उनकी इसी लीडरशिप ने बांगुर सीमेंट इंडिया का सबसे बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सीमेंट प्रोड्यूसर बनाकर खड़ा कर दिया। कॉस्ट को कम करके गोपाल जी ने कंपनी का प्रॉफिट 3,543 करोड़ से 14,165 करोड़ तक बढ़ा दिया। तो पहला लेसन हमें इनसे ये सीखने मिलता है कि रिस्क लेने से मत डरो। मुसीबत भी एक अलग तरह का मौका ही होता है। मारवाड़ी लोग प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं, फिर चाहे वो कितनी भी सीरियस हो, वो आखिरी मोमेंट पर भी सही मौके की तलाश में रहते हैं। देयर स्पेशल बनिया बुद्धि। आपने मारवाड़ियों को अक्सर ये कहते जरूर सुना होगा, भाइयों ज़्यादा बनिया बुद्धि ना लगाओ, क्योंकि मारवाड़ी ही हर जगह पर अपनी बनिया बुद्धि लगाते हैं। लेकिन ये बनिया बुद्धि होती क्या है? इसका मतलब होता है पैसे बचाना। फिर चाहे वो कोई सामान खरीद रहे हों या किसी से सर्विस ले रहे हों, हमेशा उनकी यही कोशिश रहती है कि बस नुकसान ना हो जाए थोड़ा सा भी। इसीलिए तो पैसों के मामले में वो किसी पर भरोसा नहीं करते। पूरी दुकान में भले ही वो कितने भी आदमी रख लें, पर गल्ले पे खुद ही बैठते हैं। इनको गल्ले से उतना ही प्यार होता है जितना कि मछली को पानी से। छोटे से छोटा हिसाब भी मारवाड़ी ऐसे रखते हैं जैसे मानो लाखों का हिसाब हो। अगर वो अपने किसी एम्प्लॉय को नाश्ते के पैसे भी दे देते हैं, तो उस चीज़ का भी वो अपनी किताब में हिसाब रखते हैं। लगभग हर मारवाड़ी के पास आपको कुछ इस तरह की एक मोटी सी कॉपी देखने मिलेगी, क्योंकि सामान बेचने से लेकर सामान खरीदने, किसको कितना देना है, किससे लेना है, इसका पूरा हिसाब मारवाड़ियों के पास मौजूद रहता है। कुछ लोग तो मारवाड़ियों को कंजूस भी बुलाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई एक बार को भिखारी तुमको उधार दे देगा, पर मारवाड़ी फ्री में कभी उधार नहीं देगा। और कुछ मारवाड़ियों की माने तो ये बिल्कुल सच है। भले इनके पास कितना भी पैसा हो, अगर इनसे आप फ्री में उधार लेने आ रहे हो तो कभी पैसा नहीं निकलवा सकते आप।
बट हाँ, अगर पैसा ब्याज पर लोगे तो जब आपको मर्जी तब मिल जाएगा आपको पैसा। तो अगला लेसन जो हमें इनसे सीखने मिलता है वो है बनिया बुद्धि लगाना और अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करना जहाँ से कुछ फ़ायदा निकलता नज़र आ रहा हो। इनकम स्ट्रीम्स। मारवाड़ियों के पास एक चीज़ बहुत कॉमन होती है और वो है उनकी इनकम सोर्स। इनका सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है इनका धंधा। मतलब हर मारवाड़ी की अपनी खुद की एक दुकान ज़रूर होती है, चाहे वो दुकान सोने की हो, मिठाई की हो, कपड़ों की हो या फिर मसालों की हो, लेकिन होती ज़रूर है। ये जितना पैसा ज़रूरत है बस उतना ही अपने घर में रखते हैं, बाकी सारा पैसा इनका वापस धंधे में लग जाता है, क्योंकि उनका ये मानना है भाया हालत चाहे जैसे भी हो धंधो चलतो रहना चाहिए। इसके अलावा इनकी एक अलग पहचान रियल एस्टेट में भी होती है। ये पहले तो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, फिर उसे रेंट पर चढ़ा देते हैं एंड जब भी उनको कहीं से उस प्रॉपर्टी का अच्छा दाम मिलता है तो तुरंत ही वो उसे बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। कुछ मारवाड़ीज को आपने सोना खरीदते भी बहुत देखा होगा, क्योंकि उनको स्टॉक इन्वेस्टिंग की बहुत डीप जानकारी नहीं होती, बट क्योंकि सोना भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है, तो इसीलिए वो यहाँ भी इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं रहते। इसके अलावा चौथा और सबसे फेमस इनकम सोर्स है इनका ब्याज। अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया, आप भले ही कितनी भी कोशिश कर लेना, इनसे आप फ्री में पैसा नहीं निकलवा सकते, लेकिन अगर आप ब्याज लेने आ रहे हो तो इनके पास हमेशा पैसा मौजूद मिलेगा, क्योंकि उनके लिए ब्याज एक ऐसा इनकम सोर्स है जहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको। जितने ज़्यादा टाइम तक दूसरों के पास पैसा रहेगा वो ऑटोमेटिकली ही बढ़ता रहेगा। तो अगला लेसन हमें इनसे ये सीखने मिलता है कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। एक बिजनेस जब आपको प्रॉफिट बनाना शुरू कर जाए तो शुरू में ही उस प्रॉफिट को खर्च कर देने के अलावा किसी दूसरे एसेट में लगाओ उसको। जितने ज़्यादा आपके पास इनकम सोर्स होंगे आप उतने ही बेफिक्र रहोगे लाइफ में। अपॉर्चुनिटी सीकर। साल 2005 में फॉर्ब्स मैगजीन के अंदर 3 रिचेस्ट लोगों का नाम आया था, जिसमें पहले नंबर पर थे बिल गेट्स, दूसरे नंबर पर थे वॉरेन बफेट और तीसरे नंबर पर थे मेटल किंग कहे जाने वाले लक्ष्मी मित्तल। एंड गेस व्हाट, ये भी मारवाड़ी कम्युनिटी से ही आते हैं। उस टाइम बिल गेट्स जहाँ माइक्रोसॉफ्ट में अपने पैसे लगा रहे थे, वहीं लक्ष्मी जी अपने सारे पैसे एक ऐसी इंडस्ट्री में लगा रहे थे जिसे कोई पूछ भी नहीं रहा था उस टाइम, और वो इंडस्ट्री थी स्टील इंडस्ट्री। उन्होंने जब स्टील इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाया तो उस टाइम इस बिजनेस के फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें बिजनेसमैन के पास कोई राइट ही नहीं था। रॉ मटेरियल के दाम से लेकर प्रोडक्ट की सेल, ये सारा सब कुछ मार्केट ही डिसाइड करती थी। तो ऐसे में प्रॉफिट निकालना तो दूर की बात है, ये बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा? उनके लिए तो उस टाइम यही सबसे बड़ा चैलेंज था। अब अगेन वो ठहरे मारवाड़ी, तो वो इस मार्केट की चेन से ही बाहर हो गए। मतलब उन्होंने अब डोमेस्टिक छोड़कर इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस शुरू कर दिया। एंड क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उनके पास ना के बराबर कॉम्पिटिटर्स थे, तो उनके पास कंपनी को जल्दी ग्रो करने का एक बढ़िया मौका था। इससे प्राइस जो डोमेस्टिक में उनकी पहले रास्ते की हड्डी बनी हुई थी, वही उनकी पावर बन गई। तो अगला लेसन हमें इनसे ये सीखने मिलता है कि कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ का हिस्सा अगर आप बनोगे तो आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। एक बिजनेस को कामयाब बनाने के कई रास्ते होते हैं, बस भीड़ में हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम बाकियों को फॉलो कर रहे होते हैं। बिजनेस के मामले में मारवाड़ी लोग इसीलिए हमसे आगे होते हैं क्योंकि वो भीड़ से हटकर सोच पाते हैं। इनोवेटिव स्ट्रैटेजी। एक टाइम था जब स्नैक्स मार्केट में कैप्सिको के ब्रांड लेज और कुरकुरे राज करते थे, बट हल्दीराम के आने के बाद इनकी ये मार्केट आधी हो गई। अब आप शायद सोचो कि भाई कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा इसके पीछे, लेकिन ऐसा नहीं था। इस लेजेंडरी कंपनी की शुरुआत 11 साल के एक मारवाड़ी बच्चे ने की थी। वो कैसे? चलो टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं। साल था 1919। राजस्थान के बीकानेर में शिव किशन अग्रवाल जी की फैमिली भुजिया बेचा करती थी। उस टाइम उनकी एज 11 साल की थी, और जैसा मारवाड़ियों में होता है, उन्हें इसी एज में बोल दिया गया था कि तुमको अब ये फैमिली बिजनेस संभालना है, जिससे फिर वो भी डेली दुकान पर जाने लगे। उन्होंने यहाँ पर ये नोटिस किया कि मार्केट में यहाँ पर हर कोई एक जैसी भुजिया बेच रहा है, और देखा जाए तो सबका प्राइस भी सेम है। अगर इस तरह वो भी चलते रहे तो वो तो हमेशा इसी दुकान पर बैठे रह जाएंगे। इसी से उनके माइंड में एक बात आई। उन्होंने सोचा कि अगर वो अलग बेहतर क्वालिटी की भुजिया बनाए तो हो सकता है उनकी बाकियों से अच्छी चल जाए। फिर अगले दिन से ही वो लग गए इस काम पर। उन्होंने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और इस दौरान उनको जो खर्च करने के लिए पैसे मिलते थे उन्होंने वो सब भी उसमें लगा दिए। देन इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने एक ऐसी भुजिया बना दी जो ज़्यादा क्रिस्पी, टेस्टी और चटकदार थी। उनकी ये भुजिया इतनी टेस्टी थी कि वो तो अब दुकान पर लाते ही हाथों हाथ बिक जाती। इतनी जल्दी सफलता देखकर उन्होंने तभी ये 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो की। पहले तो उन्होंने अपनी भुजिया बनाने का स्टाइल चेंज कर दिया। उस टाइम जहाँ पर सारे लोग भुजिया बनाने के लिए बेसन का यूज़ करते थे, वहीं पर उन्होंने मोठ का यूज़ किया। कई डिफरेंट मसाले उसमें ऐड किए ताकि सबसे अलग टेस्ट आए। दूसरा, उन्होंने अपनी भुजिया की ब्रांडिंग कर दी।
उन्होंने वहाँ के महाराजा डोंगर के नाम से अपनी भुजिया का नाम भी डोंगर सेव रखा, ताकि लोग उसको सिर्फ भुजिया नहीं एक अलग नाम से खरीदने आए। और तीसरा, अब उन्होंने अपनी भुजिया की कीमत दूसरों से ज़्यादा रख दी, ताकि लोग अभी से ये समझ जाएं कि ये खास क्वालिटी की भुजिया है। मार्केट में जहाँ सभी 2 रुपये में 1 किलो बेच रहे थे, वहीं वो शेफ किशन जी ने बढ़ाकर 5 रुपये किलो कर दी। बट इससे उनकी बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका यूनिक टेस्ट उनका सबसे बड़ा हथियार था, जिसे कोई बीट नहीं कर सकता था। इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज को फौरन यूज करने की वजह से उनका भुजिया का बिजनेस एक बड़ा ब्रांड बन गया। तो अगला लेसन हमें इनसे ये सीखने मिलता है कि खुली सोच के इंसान बनो। एक ही जगह पर कंफर्ट लेने की बजाय नए चैलेंजेस फेस करो, क्योंकि अब भी अगर आप एक ही जगह पर टिके हुए हो तो आगे भी आपकी उतनी ही कमाई होती रहेगी जितनी अब तक होती आ रही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा और आपका जो एक बिजनेस को देखने का नज़रिया है वो पूरी तरह से चेंज हो गया होगा। इन सारे पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि इन्हें यूज़ कर पाओ आप सही टाइम पर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। वैसे ये तो आपको पता ही है कि बिजनेस करने के मामले में गुजराती लोग भी कम नहीं हैं, लेकिन उनका धंधा करने का तरीका मारवाड़ियों से बहुत ज़्यादा अलग है। तो अगर आपको ये जानना है कि वो लोग अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।